जी बच्चों, सभी को नमस्कार। देखिए बेटा, इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 ऑफ बुक नंबर 2 हैज़ बीन कंप्लीटेड। जो सेकंड बुक है इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट, उसका चैप्टर नंबर 1 हम कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर के सारे MCQs, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, इन सभी क्वेश्चंस को आप करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है किसी टर्म से रिलेटेड, किसी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन किसी बच्चे का कोई भी रिप्लाई नहीं आया, तो इसके दो अर्थ होते हैं कि कुछ बच्चों ने या सारे बच्चों में से कुछ को तो कम्प्लीटली समझ में आ गया और कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस ही नहीं करी। क्योंकि जिनके डाउट नहीं आते उसके दो रीज़न होते हैं, या तो उसको सब कुछ आता है या उसको कुछ नहीं आता ना। तो डाउट इसलिए नहीं आए कि जिन बच्चों ने पढ़ा उनको सब कुछ समझ में आ गया, और हो सकता है कि कुछ बच्चों ने टच ही ना करा हो अभी तक इसको, तो उनको कैसे समझ में आएगा ना, और वो क्वेरी कर नहीं सकते। तो चैप्टर नंबर 1 का मैंने रिवीजन भी करवाया था, और रिवीजन के बाद मैंने आपको बताया कि इसमें आपको क्या पढ़ना है। तो देखिए, हम चैप्टर नंबर 2 में आ चुके हैं। जब तक CBSE नोटिफाई नहीं कर देती है हमें अपना टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस, तब तक हम अपने नॉर्मल प्रोसेस से रेगुलर रहेंगे। किसी प्रकार की बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। जिस भी प्रोसेस से काम चल रहा है उसी प्रोसेस से करते रहेंगे। क्योंकि ये तो श्योर है कि दो बुक हैं और दोनों ही 40-40 नंबर की हैं, तो जाहिर सी बात है एक बुक को ही कवर किया जाएगा टर्म 1 के लिए। तो अगर पहली बुक सिलेक्ट हो जाती है हमारी, तो उसमें हमारे टोटल 12 चैप्टर्स हैं, और 12 चैप्टर्स को करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और हमारे पास रहेगा पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और आधा नवंबर हाफ में जाके स्टार्ट होंगे पेपर। तो 3.5 महीनों में जो हमने काम कर रखा है उसको रिवाइज तो करना है, नए सिरे से थोड़ी पढ़ना है कि शुरू से समझाया जाएगा। सिर्फ रिवीजन वर्क करना है हमें, तो हम इजीली कवर कर लेंगे। तो टेंशन की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवश्यकता है कि जो भी करवाया जा रहा है उसको पूरे मन से आप पढ़ते रहें। देखिए बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। भारत में जो पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो हर देश का एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि उस देश की एक सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है। वो अथॉरिटी कुछ टारगेट सेट करती है और उन टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ प्रोग्राम और पॉलिसीज भी बनाती है। किसी भी देश की सेंट्रल अथॉरिटी उस देश को डेवलप करने के लिए, ग्रोइंग स्टेज पर ले जाने के लिए कुछ टारगेट सेट करती है। उन टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ प्रोग्राम और पॉलिसी सेट करती है, और एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के अंदर उनको अचीव करने का प्रयास करती है। ये होता है किसी भी देश का इकोनॉमिक सिस्टम। और उस देश के इकोनॉमिक सिस्टम में जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बात करें प्लानिंग कमीशन की, योजना आयोग, प्लानिंग जो कमीशन है वो 1950 में भारत में आया, और हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये हमारा 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ। प्लानिंग कमीशन भारत में कब आया? 1950 में। और पहला
पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुई। किसके नेतृत्व में? देन प्राइम मिनिस्टर, देन का मतलब होता है उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया 1 अप्रैल 1951। तो प्लानिंग कमीशन भारत में कब आया? 1950 में। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1 अप्रैल 1951 को। और उसके बाद इस प्लानिंग कमीशन को एबोलिश कर दिया गया और इसके स्थान पर आ गया नीति आयोग। ये कब आया? ये मोदी सरकार में आया जनवरी 2015 में। 14 में ही इसके ऊपर काम होने लग गया था, 2014 में। और जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया भारत से, योजना आयोग को खत्म कर दिया गया और उसके स्थान पर आ गया नीति आयोग। ये जो नीति आयोग है इसकी एक फुल फॉर्म बनती है, इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को बदलने वाले कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट, कैसे संस्थान। तो ये होती है इसकी फुल फॉर्म। अगर पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखना, लिख भी लेना अपनी बुक के अंदर। नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया और नीति आयोग उसके स्थान पर लाया गया जनवरी 2015 के अंदर। अब देखिए 5 ईयर प्लान, ये पंचवर्षीय योजनाएं लाई क्यों गई? क्योंकि जब ब्रिटिश सरकार ने, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को छोड़ा, इंडिया से वो बाहर गए, तो इंडिया को एक स्टैग्नेंट, ये हमने पहले पढ़ा था, स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इकोनॉमी के रूप में छोड़ा। बहुत ही पिछड़ी हुई और स्थिर अर्थव्यवस्था देकर हमें ब्रिटिश सरकार गई थी। तो उस टाइम ग्रोथ की बहुत ज़्यादा जो थी आवश्यकता थी कि इंडिया को ग्रोथ के पेस पर ले जाया जाए, और जो ग्रोथ है वो कोई एक सोची समझी जो रणनीति है उसके आधार पर ही हो सकती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स के बारे में आइडिया लगाया, और ये आइडिया उनको कहाँ से मिला? जो सोवियत संघ हुआ करता था, इस सोवियत संघ के जो प्लान्स थे 5 ईयर प्लान, जैसे चाइना है, सोवियत संघ है, तो इसके जो प्लान्स थे वो काफ़ी ज़्यादा कारगर थे, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थे किसी भी देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए। तो सोवियत संघ से हमने 5 ईयर प्लान्स की जो आइडिया है उसको उठाया और अपने देश में लागू किया, ताकि हमारा देश भी जो ग्रोथ है उसकी पटरी पर दौड़ पड़े। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर को लिया गया, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया गया, प्रोडक्शन टेक्निक्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया गया, और प्लान बनाया गया कि देश के अंदर किन चीज़ों का प्रोडक्शन होना चाहिए, कैसे प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं जो कि हम पढ़ के आए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उनको उनका रिटर्न कैसे देना चाहिए। लेबर का जैसे हमने पढ़ा था, जो वर्कर्स होते हैं उनको लेबर उनकी वो मिलती है, मजदूरी, वेजेस मिलती है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल को उसका इंटरेस्ट मिलता है, लैंड को उसका रेंट मिलता है। तो जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं इनको, इनकी जो इनकम है वो कैसे दी जाए, ये सारा हमारे उस 5 ईयर प्लान्स के अंदर इंक्लूड किया गया। यानी कि अगर हम शॉर्ट में बात करें तो इंडिया एक बहुत ही बैकवर्ड इकोनॉमी था, और उस इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए हमें कुछ प्लान्स की आवश्यकता थी, कुछ आइडियाज़ की आवश्यकता थी। तो हमने 5 ईयर प्लान्स को उठाया, सोवियत यूनियन से हमने उन प्लान्स के आइडिया को उठाया और अपने भारत में लागू कर दिया। और
कहते हैं कि जो सोशल वेलफेयर है, जो सोशल वेलफेयर है 5 ईयर प्लान्स के द्वारा, उनका जो अधिकार है वो हमारा जो संविधान है उसकी कंकरंट लिस्ट के अंदर दिया हुआ है अंडर 7th शेड्यूल। हमारे संविधान में कुछ सूचियां बनी हुई है, शेड्यूल्स बने हुए हैं। तो कंकरंट लिस्ट के 7th शेड्यूल में सोशल वेलफेयर के बारे में वहाँ पर बता रखा है। ये आपकी बुक के अंदर भी गिवन है कि किस प्रकार एक जो अर्थव्यवस्था है वो अपने सोशल या इकोनॉमिक ग्रोथ को कर सकती है कुछ प्लान्स के द्वारा, वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो हो सकता है 1 नंबर में आपके क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए अगर कुछ करना चाहे तो उसके प्रावधान संविधान की कौन सी सूची में दिए हुए हैं? 7th सूची, 7वीं सूची में, और ये कंकरंट लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये मैंने आपको पेज नंबर जो 1 है उसके बारे में बता दिया है। अब आते हैं हम पेज नंबर 2 के ऊपर। पेज नंबर 2 के ऊपर आपको यहाँ पर एक ब्लैक से कॉलम के अंदर क्या दिखेगा? इन इंडिया प्लानिंग कवर्स इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल एरियाज ऑफ एक्टिविटीज। यानी कि जो हमारे इंडिया के अंदर जो प्लानिंग है उसके अंदर सोशल एरियाज भी कवर होंगे प्लस इकोनॉमिक एरियाज भी कवर होंगे। मतलब सोशल वेलफेयर को भी ध्यान में रखा जाएगा, सोसाइटी को भी, और साथ ही साथ इकोनॉमिक एरिया जिनसे हमें प्रॉफिट अर्न हो सके उन एक्टिविटीज को भी यहाँ पर देखा जाएगा। फिर है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड ये कवर किए गए इकोनॉमिक एरियाज के अंदर। ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग। एजुकेशन, हेल्थ केयर और हाउसिंग इनको कवर किया गया सोशल एरियाज के अंदर। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सोशल एरियाज जो होते हैं प्लानिंग के अंदर उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है? एजुकेशन फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड हाउसिंग फैसिलिटीज। और जो इकोनॉमिक एरिया है, प्रॉफिट अर्न करने वाले एरिया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, ये शामिल किए गए। अच्छा, इसके बाद है प्लानिंग दैट कवर बोथ द सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर्स ऑफ द ग्रोथ इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। ऐसी प्लानिंग जिसमें सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही स्फेयर, स्फेयर का मतलब होता है एरियाज, दोनों ही एरियाज को कवर किया जाता है, ऐसी प्लानिंग को क्या कहते हैं? तो ऐसी प्लानिंग को कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। तो यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ऐसी प्लानिंग जिसमें सोशल और इकोनॉमिक दोनों एरिया शामिल होते हैं उसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। ये हमारा 2 पेज के करीब पोर्शन हो चुका है। आप रीड करोगे तो आपको ये सारा कुछ मिलेगा। एक एक लाइन को पढ़ना है, एक भी लाइन हमें नहीं छोड़नी है। इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, यानी कि भारत में 5 साल की योजनाएं। लिखा है कि इंडिया ने जो 5 ईयर प्लान्स का जो मॉडल लिया है वो कहाँ से लिया है? सोवियत यूनियन से लिया है। उसके बाद दिया हुआ है कि भारत में जो प्लानिंग है, फर्स्ट ईयर जो प्लान है वो 1951 में आया। 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना थी। आज तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं। 2017 में 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है वो खत्म हो चुकी है। 2017 तक भारत ने 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी कर ली है। ठीक है, अब 13वीं चल रही है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं कि 5, हम बोलते हैं इनको 5 ईयर प्लान है, लेकिन बीच में 1951 से लेकर और 2017 तक जरूरी नहीं कि सारे प्लान 5 ईयर्स ही बने, कुछ प्लान 1 ईयर के भी बने, एनुअल प्लान भी बने हैं। जैसे पहला एनुअल प्लान बना 1 अप्रैल 66 से 31 मार्च 69 तक, 3 साल तक
लगातार एक एक साल के हमने प्लान बनाए 1966 से लेकर 1969 तक, हर साल एक एक साल का प्लान बना। उसके बाद 1979 से 1980 तक एक साल का प्लान यहाँ पर बना। उसके बाद 1990 से लेकर और 1992, 90, 91 और 91, 92, 2 साल के प्लान यहाँ पर बने एक एक साल के। तो सारे के सारे प्लान 5-5 साल के नहीं थे, कुछ साल ऐसे भी थे जिनमें हमने एक एक साल के प्लान बनाए। ये आपको इसमें दिया हुआ है। और जो लॉन्ग टर्म प्लान बनते हैं, ये तो शॉर्ट टर्म प्लान थे एक साल के। अगर पंचवर्षीय योजनाओं में लॉन्ग टर्म प्लान्स की बात की जाए तो इन लॉन्ग टर्म प्लान्स को क्या बोलते हैं? पर्सपेक्टिव प्लान्स। पर्सपेक्टिव प्लान्स बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लान्स को। ठीक है। इसके बाद आया नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। प्लानिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जब ब्रिटेन से भारत आज़ाद हुआ तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था थी और एक स्थिर अर्थव्यवस्था थी। उसको गति प्रदान करने के लिए ज़रूरी था कि कोई ना कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे कि भारत दोबारा से उन्नति के मार्ग पर चल सके। इसलिए जो 5 ईयर प्लान्स का जो आइडिया है वो इंडियन गवर्नमेंट ने अप्लाई किया और भारत को दोबारा से एक उन्नति की राह पर लेके गए। इसलिए हमें इन प्लान्स की आवश्यकता पड़ी। अच्छा जी, चलते हैं आगे। इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग इन इंडिया। इकोनॉमिक सिस्टम, अब यहां पर इकोनॉमिक सिस्टम आया है दोबारा से, इकोनॉमिक सिस्टम। तो यहां पर देखो क्या बताया गया है। सबसे पहले बताया गया है इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या कवर होता है? सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्स एलोकेशन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक सिस्टम में हमने 3 प्रकार से कवर किए। सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन यानी कि किस प्रकार से प्रोडक्शन किया जाए, वे ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से। रिसोर्स अलोकेशन, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करा जाए, ये हमने इसमें देखा। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में यहाँ हमने फैक्टर पेमेंट्स के बारे में बात की कि जो प्रोडक्शन के फैक्टर हैं उनको उनकी पेमेंट्स किस प्रकार से दी जाए। तो इस तरह से हमने प्लानिंग के अंदर इन 3 चीज़ों को कवर किया ताकि हमारे जो रिसोर्स हैं वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो जाएं और जो इकोनॉमी के अंदर जो नीड है, जो सोशल वेलफेयर का जो टारगेट है वो भी अचीव हो जाए और जो हमने इकोनॉमिक टारगेट रखा है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का वो भी अचीव हो जाए। इसलिए हमने ये सारी टेक्निक अपनाई है। ये आपको सारा लिखा मिलेगा। बस बुक में क्या है कि बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, हमने इसको शॉर्ट में कर लिया। अच्छा जी, अब यहाँ पर दिया है 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। 3 प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम बताए गए हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था और 3 मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये आप 10th में पढ़ के आए होंगे एसएसटी में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड अर्थव्यवस्था, मिश्रित। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो टारगेट होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट को सबसे ज़्यादा बढ़ाया जाए। यहाँ पर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का टारगेट होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में
सोशल वेलफेयर की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और मिक्स्ड इकोनॉमी में प्रॉफिट प्लस सोशल वेलफेयर दोनों को ही ध्यान में रखा जाता है। इंडिया के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चलता है। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है? हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब देखो पहचाना कैसे जाएगा कि कौन सी अर्थव्यवस्था किस देश में प्रिवेल कर रही है। तो लिखा है पेज नंबर 35 के ऊपर हम आएंगे, लिखा है यहाँ पर ब्लू कलर के अंदर कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मार्केट फोर्सेज इन द इकोनॉमी। मार्केट फोर्सेज जितनी ज़्यादा फ्री हैं या बाउंडेड हैं उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा इनके बारे में। तो सबसे पहले लिखा है जब मार्केट फोर्स फ्रीली अलाउड होती है, मार्केट फोर्स यानी कि डिमांड सप्लाई फ्रीली अलाउड होती हैं अपने आप को डिसाइड करने के लिए, तो ऐसी अर्थव्यवस्था हम कहते हैं कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। यहाँ पर पूंजी जो मांग और पूर्ति है वो फ्रीली डील करती हैं बिना किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन के, तो उसे कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इस इकोनॉमी का मेन पर्पज होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। यहाँ पर सोशल वेलफेयर को ध्यान में नहीं रखा जाता, गरीब लोगों का यहाँ पर कोई फायदा नहीं होता। यहाँ काम किया जाता है सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल के लिए, अमीर लोगों के लिए। नेक्स्ट है जब मार्केट फोर्स फ्रीली ऑपरेट नहीं होती और गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या बनना चाहिए क्या नहीं बनना चाहिए, वो आएगी हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी में। यहाँ पर सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ध्यान में रखती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पर कि कुछ छूट हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स को दे देते हैं कुछ भी बनाने की, और कुछ सेक्टर गवर्नमेंट अपने हाथ में रख लेती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे इंडिया में प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। प्राइवेट सेक्टर को प्राइवेट लोगों ने हाथों में लिया हुआ है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं, कितना भी प्रॉफिट चार्ज कर सकते हैं। और पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल होता है, और पब्लिक सेक्टर में जितने भी बिजनेसेस आते हैं वो सारे सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। तो वहाँ पर हमने प्रॉफिट कमाने की भी अनुमति दे रखी है सब लोगों को, और गवर्नमेंट लोगों का भला भी करने के लिए खुद के पास भी कुछ बिजनेस रखे हुए हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था हमारे भारत में पाई जाती है कि जहाँ पर प्रॉफिट भी कमा सकते हो आप और सोशल वेलफेयर करने के लिए गवर्नमेंट काम कर ही रही है। तो ये तीन अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी पाई जाती है। ठीक है बेटा, ये हमने पढ़ लिया पेज नंबर 35। अब पेज नंबर 35 के ऊपर ही आपको एक करेक्टर दिया हुआ है, पीसी महलनोबिस, प्रशांत चंद्र महलनोबिस। इसको कोई महलानोबिस बोलता है, महलानोबिस आप इसको ये बोल सकते हो। पीसी से बना प्रशांत चंद्र महलानोबिस। ये कौन थे? ये बहुत बड़े स्टैटिस्टिशियन थे। इन्होंने सेकंड जो 5 ईयर प्लान थे, दूसरी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उसके अंदर बहुत ही बढ़िया योगदान दिया। और इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया और उस मॉडल का नाम था इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। इन्होंने इंडस्ट्रीज को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पहल की, ताकि इंडस्ट्री जितनी ज़्यादा खुलेंगी उतना ही कोई देश तरक्की करेगा। तो इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ेंगे तो आपको बताया हुआ है, ये एक एमिनेंट स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने कि सेकंड 5 ईयर प्लान में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। और इन्होंने मॉडल दिया इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, ताकि डोमेस्टिक कंजम्पशन गुड्स सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा बूम किया जा सके। और इन्होंने जो ISI है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन, जो कि स्टैटिस्टिक्स के डाटा लेता है, उसकी स्थापना जो करवाई, उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है कलकत्ता के अंदर। ठीक है। दूसरा, इन्होंने एक जर्नल पब्लिश की जिसका नाम था संख्या। उसमें इन्होंने स्टैटिस्टिशियन टू डिस्कस देयर आइडियाज, जितने भी स्टैटिस्टिशियन होते हैं, सांख्यिकी होते हैं, यानी कि जो लोग सांख्यिकी से डील करते हैं, स्टैटिस्टिक्स से डील करते हैं, उनको कहा कि आप इस जर्नल में अपने आइडियाज दीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले।
तो उन्होंने जो जर्नल पब्लिश की उसका नाम था संख्या, 1 नंबर में आ सकता है। इन्होंने जो मॉडल दिया उसका नाम था इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट मॉडल, उस मॉडल का नाम था इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। इन्होंने आईएसआई की स्थापना की कलकत्ता के अंदर, और कौन से प्लान के अंदर इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, सेकंड 5 ईयर प्लान्स के अंतर्गत। और ये कहाँ के निवासी थे, ये भारत के निवासी थे। तो ये सब इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 35 के टॉप पर आपको इनकी बारे में दिया हुआ है। अब हम एक एक करके तीनों अर्थव्यवस्थाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, इसकी मेरिट्स, इसकी डीमेरिट्स। तो लिखा है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो किसके द्वारा होल्ड किया जाता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो होल्ड करते हैं सारा का सारा प्रोडक्शन प्रोसेस। वो अपनी इच्छा से कोई भी सामान बना सकते हैं और अपनी इच्छा से कितना भी प्रॉफिट लेकर बेच सकते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेनली जो सामान बनता था वो रिच पीपल के लिए बनता था, और जो पुअर पीपल हैं उनकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था, उनको तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता था। अच्छा जी, इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो लिखा है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो प्रोडक्शन के जितने भी संसाधन हैं उनके ऊपर किसका नियंत्रण होता था, प्राइवेट ओनरशिप का। जो प्रोडक्शन है उनको यूज किया जाता था उस पर्पज के लिए जिस पर्पज से प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा है, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस को किया जाता था। थर्ड है, केवल वही गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे जिनको हायर प्रॉफिट पर बेचा जा सके, यानी कि हमने जो गुड्स बनाए तो उन गुड्स को बनाते टाइम ध्यान रखा जाता था कि अगर कोई गुड्स महंगा बिक सके प्रॉफिट लेकर तो ही उस गुड्स को बनाया जाएगा, अदरवाइज नहीं बनाया जाएगा। तो प्रोडक्शन प्रोसेस प्रॉफिट को देखकर किया जाता था। फोर्थ है, डिस्ट्रीब्यूशन जो था गुड्स का वो उनकी परचेजिंग पावर के आधार पर होता था, यानी कि हम लोगों को किस तरह से गुड्स बांटेंगे वो डिपेंड करता था उन लोगों की परचेजिंग पावर के ऊपर। जो जितना महंगा दे सकता है उसको हम माल बेचते थे, और जो नहीं दे सकता था, कैपेसिटी नहीं थी पे करने की, उनके लिए गुड्स बनाते नहीं थे। इसी कारण धनी लोगों के लिए यहाँ पर गुड्स बनाए जाते थे क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर अच्छी थी। गरीब लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इनके द्वारा बनाए गए गुड्स को परचेज कर ले, इसलिए अमीर लोग अमीर होते गए, गरीब लोग गरीब ही रह गए। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ये सारी घटनाएं थी, ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि इसकी मेरिट क्या है। द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट इट प्रोमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड एंड जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड। चूंकि यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा है, तो प्रॉफिट बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट देश की तरक्की में काम आया और देश की जीडीपी को बढ़ाने में इस इकोनॉमी ने काफ़ी योगदान दिया। हाँ, गरीब लोगों को यहाँ पर इग्नोर जरूर किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं जो देश की जीडीपी थी उसमें जरूर एक्सेलरेट आया, जरूर उसके अंदर उछाल आया। डीमेरिट हम बता ही चुके हैं कि इसके अंदर रिच पीपल के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता था, गरीब लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। इसकी वजह से हम सोसाइटी के वेलफेयर के लक्ष्य को यहाँ पर प्राप्त नहीं कर पाए। ये था हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो नाम से पता चल रहा है सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पर कहते हैं कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है इज वन इन विच देयर इज ए सोशल ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोडक्शन के जो संसाधन हैं उनके ऊपर किसका अधिकार होता था, सोसाइटी का, सोसाइटी का अधिकार होता था। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है
वो एक ऐसी अथॉरिटी के रूप में काम करती थी जो कि सोसाइटी को वेलफेयर की तरफ ले जाएगी। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके द्वारा होल्ड किए जाते थे? सोसाइटी के द्वारा, कंबाइंड ओनरशिप था सभी का। और सेंट्रल अथॉरिटी थी जो कि सोशल वेलफेयर की तरफ ध्यान देती थी। वो कहती थी कि हम आपके ऊपर बैठे हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, आप सभी लोग मिलकर जो भी प्रोडक्शन करना चाहो अपने अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। इट इज एज्यूम दैट, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही है, पेज नंबर 37 के ऊपर, इट इज एज्यूम्ड दैट गवर्नमेंट नोज व्हाट इज द बेस्ट फॉर द कंट्री एंड सो इंडिविजुअल डिजायर्स आर नॉट गिवन प्रायोरिटी। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करती थी कि क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के दिशा निर्देश के अनुसार चीजें बनती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको वेलफेयर के हित में मानती थी उसी के प्रोडक्शन को अनुमति देती थी। यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्शन के साधनों को होल्ड कर रखा है उनको कोई भी अथॉरिटी नहीं थी कि वो अपनी तरफ से कुछ भी बना ले। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको अच्छा बताती थी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़रों में जो भी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए था उसी का प्रोडक्शन गवर्नमेंट करवाती थी। ठीक है। फीचर्स क्या भाई? जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सोसाइटी के द्वारा होल्ड किए जाते थे। ठीक है, यानी कि इनके ऊपर पब्लिक ओनरशिप थी। सेकंड है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज्ड फॉर द सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए प्रोडक्शन के साधनों को यूज किया जाता था, प्रोडक्शन किया जाता था। नेक्स्ट है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था गवर्नमेंट का इस प्रोडक्शन प्रोसेस में, गवर्नमेंट का सीधा ताल्लुक था प्रोडक्शन प्रोसेस से। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट मेयरली कन्फाइंड टू लॉ एंड ऑर्डर। जैसे अभी जो हमने पढ़ी थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसके अंदर जो प्रोडक्शन था वो तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स कर लेते थे अपने आप, और गवर्नमेंट का क्या रोल था? कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। सिर्फ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल क्या था? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या था? प्रोडक्शन के साधनों पर पूरा नियंत्रण था। यहाँ पर सोशल वेलफेयर भी देखती है गवर्नमेंट और लॉ एंड ऑर्डर को भी देखती है। जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नमेंट देखती थी, बाकी प्रोडक्शन प्रोसेस प्राइवेट लोग करते थे। तो ये था बेटा हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में इक्वलिटी के लक्ष्य को तो हमने हासिल कर लिया, हर व्यक्ति को उनकी इच्छा के अनुसार सामान मिलने लगा, उनकी कैपेसिटी के अनुसार सामान मिलने लगा। तो ये हमने सोशल वेलफेयर के लक्ष्य को यहाँ पर प्राप्त कर लिया। डीमेरिट क्या हुई इसकी? कि जो जीडीपी ग्रोथ है वो हुई तो सही, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जीडीपी ग्रोथ हुई लेकिन बहुत ही स्लो जीडीपी ग्रोथ देखने को हमें मिली। क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से नहीं किया जा रहा था, वो सोसाइटी के वेलफेयर के पर्पज को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा था। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए यहाँ पर किया जा रहा था, तो यहाँ पर जो हमारी जीडीपी है वो बहुत आई थी, लेकिन जैसे ही हमने सोशल वेलफेयर को रखना ध्यान किया हमारी जीडीपी स्लो हो गई, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पर था नहीं। इसी वजह से हमारी जो जीडीपी है वो नीचे आई। हालांकि हमने इक्वलिटी के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन जीडीपी के मामले में हम फेल हो गए। इसी कारण इन दोनों का मिक्स्ड इकोनॉमी को क्या किया गया? अप्लाई किया गया। तो आज के लिए इतना ही है। आप यहाँ तक रीड करिए, इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे। एक एक लाइन को आपको ठीक से पढ़ना है। जहाँ पर कोई भी ईयर है, डाटा है, फिगर है, किसी का नाम है, किसी प्लान का नाम है, किसी टर्म का नाम है, आप उनको अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में वही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही।